नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव अपने विश्वास आईएएस एकेडमी विथ विजय सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए जैसे आगामी 15 और 16 अक्टूबर को जो पेट का पेपर होने वाला है, उस पेट के पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग के लिए स्पेशल जो पेट का जीएस का सेगमेंट है, यह सारा सेगमेंट लेकर के आ रहा हूँ। इसमें खास करके ये जो सेगमेंट है, इसमें इतिहास रहेगा। अब इतिहास में प्राचीन इतिहास रहेगा, मध्यकालीन इतिहास रहेगा और आधुनिक इतिहास रहेगा। भारत और विश्व का भूगोल रहेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, भारतीय व्यवस्था रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल रहेगा। यह सारे सेगमेंट में आपको तुरंत लेकर के आ रहा हूँ। और जैसा कि अब पेपर होने में मात्र 5-6 दिन ही खास करके जो बाकी हैं, तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, निश्चित हो जाइए और आप कम समय में अधिक से अधिक जीएस का गेन करिए। और मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ कि आपको लाभ मिलेगा। खास करके आप लोग ध्यान रखिए, मैं यह जो टॉपिक लेकर के आया हूँ फिर से आपको बता दे रहा हूँ। यह है यूपी आपको बता दूं, यह जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, जो मेरा जो टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का पेपर होने वाला है, पेट का पेपर होने वाला है, उस पेट स्पेशल के लिए मैं जीएस जीके का जीएस ऑब्लिक जीके की जो क्लास है वह मैं आपको स्पेशल लेके आ रहा हूँ। और इसमें जो मैं आपको शुरू करने चल रहा हूँ, यह मेरा पहला जो भाग होने शुरू होने जा रहा है वह है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का इतिहास जो है, यह टॉपिक मैं आपको आज शुरू करने जा रहा हूँ। और इसके बाद से आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश स्पेशल, यह सारे टॉपिक आपको मैं बताऊंगा और लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको ये बहुत ही रोचकता से आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए स्कोरदायक होगा दोस्तों। तो चलिए आज से हम ये टॉपिक अपना शुरू करते हैं। और यह टॉपिक जो मेरा है, शुरू होने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग मेरे टॉपिक शुरू करने के साथ ही साथ आप लोग अपना नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको शॉर्ट नोट्स आपका तैयार हो जाए और इसको मात्र रिवीजन कर लीजिए, आपको अधिक से अधिक लाभ होगा दोस्तों। तो चलिए आज हमारा पहला टॉपिक है, पहला प्रश्न करने चल रहे हैं। एट ए ग्लेंस वन लाइनर टाइप का होगा, जिसको आप बनाते चलिए, आसानी से आपका काम होगा। पहला हमारा टॉपिक है कि इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? किसे किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो अब इतना समय नहीं है कि ऑप्शन देख करके आपको बताएं, तो शॉर्टली वन लाइनर टाइप का आप देखते चलिए। तो इसके लिए आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इतिहास का जो पिता है जो है, हेरोडोटस को कहा जाता है। यह कहा जाता है इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इसको आप लोग आसानी से करते चलिए और लिखते चलिए ताकि आपके लिए यह नोट्स आरामदायक और स्कोरफुल हो सके। दूसरा सवाल हमारा है, दूसरा सवाल क्या है? ये जो ब्लैक कलर से लिख रहे हैं,
इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए कि प्रश्न होगा और रेड कलर से जो लिखेंगे यह इसका आंसर होगा दोस्तों उस सवाल का उसके नीचे। तो दूसरा सवाल हमारा है कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। यह क्यों प्रसिद्ध थी सिंधु सभ्यता? तो इसमें कहेंगे सुनियोजित नगर नियोजन के लिए। सुनियोजित नगर नियोजन के लिए, यानी कि यहाँ पर नगरीकरण और शहरीकरण की जो व्यवस्था थी यह उच्च क्वालिटी की और सुनियोजित ढंग से थी, इसीलिए सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। अब हम अगली जो बात करेंगे, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो इसके आंसर में हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग यह मुख्यतः कृषि पर निर्भर थे। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। अब कृषि में पशुपालन भी आता है। अगला था सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या था? सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या था? तो इसमें हम कहेंगे कि सिंधुवासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। क्या था? ये जौ और गेहूं था। सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूं था। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल था इस प्राचीन भारत के इतिहास से कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी पुरातात्विक स्थल क्या था? तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार लिखेंगे यहीं पर कहेंगे ये सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो इसकी जो बात करेंगे तो इसमें हम कहेंगे कि इसको हम ऐसे बना लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे जो सिंधु सभ्यता का पूर्वी छोर था, ये सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी छोर पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण था, यह था पूर्वी छोर आलमगीरपुर था। पूर्वी छोर क्या था? आलमगीरपुर। अब ये आलमगीरपुर कहाँ था? मेरठ में, उत्तर प्रदेश के, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है आलमगीरपुर। इसका जो पश्चिमी छोर था ये तो पूर्वी छोर हो गया, ये क्या हो गया? पश्चिमी छोर। इसका जो पश्चिमी छोर था यह क्या था? यह था आपका जो सुतकांगे डोर जो था बलूचिस्तान में पड़ता था। सुतकांगे डोर, सुतकांगड़े डोर जो था, सुतकांगड़े डोर जो था ये कहाँ था? बलूचिस्तान में पड़ता था। बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान का भाग है, यहाँ पड़ता था। इसका जो उत्तरी भाग था, इसका उत्तरी और दक्षिणी भाग था क्रमशः मांदा, यह कहाँ है?
मांदा, ये मांदा कहाँ पड़ता है? जम्मू और कश्मीर में, JNK में पड़ता है। और इसका दक्षिणी जो छोर था ये कहाँ था? दायमाबाद, जो अहमदनगर में पड़ता है। दायमाबाद, दायमाबाद ये वर्तमान अहमदनगर। अब ये अहमदनगर कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में पड़ता है। यह अहमदनगर गुजरात में पड़ता है। तो यह भाग पड़ता है, यानी कि हम जो कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार यही था। इसका सिंधु का भाग का भाग विस्तारित भाग जो था, उत्तर में दायमाबाद, उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर में पड़ता था। दक्षिण में दायमाबाद जो कहाँ पड़ता था? अहमदनगर गुजरात में। और पूर्व में आलमगीरपुर था। ये आलमगीरपुर कहाँ पड़ता था? ये पड़ता था आपका मेरठ में। और पश्चिम में था सुतकांगेडोर, ये कहाँ पड़ता था? बलूचिस्तान में पड़ता था। तो यही भाग, यह सिंधु सभ्यता का विस्तारित भाग था। अगली जो बात हम करेंगे दोस्तों, यह करेंगे किसकी? हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी थी। ये सबसे पहले जानकारी थी, किसे थी? सबसे पहले यहाँ पर जो जानकारी थी, यह किसी और को नहीं बल्कि किसे थी? सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन को थी। किसे थी? चार्ल्स मेसन को थी। अगली जो बात हम करेंगे, यह करेंगे कि हड़प्पा की सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? तो इसके लिए जो हम बात करेंगे, यह कहेंगे, आसानी से कहेंगे कि इसकी जो सभ्यता थी कांस्य थी। कांस्य युगीन थी। कहेंगे, क्या कहेंगे? इसकी सभ्यता कैसी थी? ये कांस्य युगीन थी। युगीन थी। हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन थी। अगली जो हम बात करेंगे, यह हम कहेंगे कि सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि, ये सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, यह कैसी थी दोस्तों? सिंधु सभ्यता की लिपि, यह जो लिपि थी, सिंधु सभ्यता की लिपि, यह थी चित्रात्मक थी। कैसी थी?
चित्रात्मक थी, चित्रात्मक हुआ करती थी। अगली जो सवाल हम करेंगे, यह करेंगे मिस्र के राजा कहलाते थे। सिंधु सभ्यता के समय मिस्र के राजा कहलाते थे। उस समय मिस्र के राजा कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तो उस समय जो मिस्र के राजा थे वह फराओ नाम से पुकारे जाते थे। फराओ, ये फराओ नाम से उनको पुकारा जाता था। अगला सवाल हमारा है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। इसके लिखने का जो तरीका था यह कैसे था? ये दाएं से बाएं की ओर, जैसे अभी हम लिख रहे हैं बाएं से दाएं की ओर, तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर, यानी कि ऐसे कुछ लिखी जाती थी। ये इधर से, सॉरी, ये किधर से किधर को, ऐसे हम पहले लिख लेते हैं इसका उत्तर। ये खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं, यानी कि इधर से इधर को लिखी जाती थी। ये खरोष्टी लिपि, ये खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं को लिखी जाती थी। अगली जो बात हम करेंगे, यह करेंगे किसकी? स्वास्तिक चिन्ह देन है। जो आज पूजा पाठ में स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है, यह देन है सिंधु सभ्यता का, क्योंकि इसका प्रमाण उस समय मिलता है। जो स्वास्तिक ये जो स्वास्तिक चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह देन है। किसका देन है? यह जो देन है सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का देन है। अगली जो सवाल हम करेंगे, यह सवाल है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। क्या सीखा? आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, क्या सीखा? आग जलाना। आग जलाना सबसे पहले इन लोगों ने सीखा। अगली जो बात हम करेंगे, आग का आविष्कार कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। आग का आविष्कार हुआ, तो इसे लिखेंगे, कहेंगे पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार कब हुआ है? पूरा पाषाण काल में। फिर अगली जो बात हम करेंगे, यह कहेंगे
सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर क्या था? सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु, ये सबसे पहले पालतू बनाया गया जो पशु था यह क्या था? कुत्ता था। यही कुत्ता सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया जो बवतार पशु के नाम से जाना जाता है। अगली जो बात हम करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक, कैसी थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता ये कैसी थी? आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक ये सभ्यता हुआ करती थी। अगली जो बात हम करेंगे यह करेंगे दोस्तों कि हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, किससे, किस धातु से अनभिज्ञ थे? हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ, हड़प्पा के लोग क्या थे? अनभिज्ञ थे। किससे अनभिज्ञ थे? मतलब किसको नहीं जानते थे? यह जो नहीं जानते थे, किसको नहीं जानते थे? लोहा को नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ जो थे किससे थे? यह लोहा से अनभिज्ञ थे, लोहा से। यह लोहा के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी और धातुओं की जानकारी हो चुकी थी। अगली जो बात हम करेंगे यह करेंगे सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह ये सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वह था लोथल। कौन था? लोथल। सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था यह लोथल हुआ करता था। अगली जो सवाल की जो बात हम करेंगे यह था हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग हुआ करता था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग, तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन पर रंगों का जो प्रयोग किया जाता था वह किस रंग का प्रयोग किया जाता था? लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। किस रंग का? लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। देखिए लाल रंग उस समय इनको जानकारी हो चुकी थी, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उस पर प्रयोग करते थे। अगला है मृदभांड चावल के दाने मिले हैं। मृदभांड में चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? मृद भांड में चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मृदभांड में जो चावल के दाने जो प्राप्त हुए हैं ये कहाँ से हुए हैं? इसके बारे में जानकारी कहाँ से हुई है? तो लोथल से हुई है। क्या कहेंगे? लोथल से। लोथल से जानकारी प्राप्त हुई है। अगली जो बात हम करेंगे यह किसकी करेंगे? यह करेंगे सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था
तो सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य जो काल था यह माना जाता है कब से कब तक? 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय माना जाता है यह सिंधु सभ्यता का समय माना जाता है। अगला है मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ वर्तमान में स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है। यह मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अगली जो बात हम करेंगे, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो की खोज यह किया था राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। अगली जो बात हम करेंगे, नर्तकी की कहाँ से मूर्ति मिली है? नर्तकी की कहाँ से मूर्ति मिली है? ये नर्तकी की जो कांच से मूर्ति मिली है यह कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ये भी मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? ये नर्तकी की कांच से मूर्ति जो ये मिली है, यह मिली है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगली जो हम बात करेंगे दोस्तों, यह करेंगे सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मानी जाती है। ये सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वह क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नगार। ये है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। अन्नागार यह जो भवन था यह सबसे बड़ा विशालकाय भवन माना जाता है उस समय का। अगला जो सवाल है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है। एक
जोदड़ो से प्रमुख मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है। ये जो प्रमुख स्मारक है यह क्या है? इसका जो प्रमुख स्मारक होगा वह क्या है दोस्तों? तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रमुख स्मारक है वह क्या है? बृहद स्नानागार। यह है बृहद स्नानागार, इसका यह प्रमुख स्मारक माना जाता है। अगली जो बात हम करेंगे यह है मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? जो यह मेसोपोटामिया ये आधुनिक इराक नाम में पड़ता है। यह दो नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया का अर्थ होता है। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? यह मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है यह क्या होता है? इसको हम कहेंगे कि इसका अर्थ होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है, यह आधुनिक नाम इराक का है मेसोपोटामिया। तो इसका असली नाम जो होगा दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं। भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? भारत में दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है इसे द्वाब कहते हैं। द्वाब, इसे द्वाब कहा जाता है। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? द्वाब कहा जाता है। अगला है हड़प्पा की खुदाई हुई थी। हड़प्पा की खुदाई हुई, हड़प्पा की खुदाई हुई। ये हड़प्पा की खुदाई हुई और कैसे, कब हुई, किसने कराया? तो इसमें हम कहेंगे दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में दया राम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई कराई गई थी। अगली जो बात हम करेंगे यह करेंगे कि सिंधु घाटी के लोग ने पूजा की। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी। किसकी पूजा की थी? सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी। किसकी पूजा की थी? तो इनका जो पूजा देवी हुआ करती थी यह कौन होती थी? ये मातृ देवी हुआ करती थी। इन्होंने पूजा किया था, किसका किया था? मातृ देवी का। ये भैया सही से लिखो, मातृ देवी का इन्होंने क्या किया था? पूजा किया था। मातृ देवी का इन्होंने पूजा किया था। हाँ, सिंधु घाटी के लोगों ने मातृ देवी की पूजा की।
अगली जो बात हम करेंगे यह किसकी करेंगे, यह कहेंगे कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या ये जो है ये कितनी है, 18 है। और ये पुराण कब के माने जाते हैं, गुप्त काल के माने जाते हैं, गुप्त काल के माने जाते हैं। अब सवाल हम जो अगला करेंगे यह है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है, जो सबसे प्राचीन पुराण सबसे प्राचीन पुराण यह जो है मत्स्य पुराण है। कौन है, सबसे जो प्राचीन पुराण है ये मत्स्य पुराण माना जाता है। अगले जो सवाल हम करेंगे और बताएंगे आपको वह है पुराणों के रचयिता कौन है, पुराणों के रचयिता, जो पुराणों के रचयिता हैं यह माने जाते हैं, पुराणों के जो रचयिता हैं यह माने जाते हैं लोमहर्ष एवं उग्रश्रव। लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। एवं उग्रश्रवा कौन है, उग्रश्रवा है, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। इसको सही से थोड़ा लिखते हैं, उग्रश्रवा, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा यह क्या माने जाते हैं, यह पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। अगला है उपनिषद विषय वस्तु है, उपनिषद विषय वस्तु है। यह किसका उपनिषद विषय वस्तु है, यह जो दर्शन का विषय माना जाता है, दर्शन का विषय वस्तु माना जाता है। अगली जो बात हम करेंगे वह किसकी बात करेंगे, ये वेदों व वेदांगों की संख्या है। वेद व वेदांगों की संख्या क्रमशः 4 और 6 है। वेद व वेदांगों की संख्या क्रमशः ये कितनी है, 4 व 6। 4 व 6 वेद और वेदांगों की संख्या मानी जाती है। अगला सवाल हमारा है उपनिषद की संख्या कितनी है, उपनिषद की संख्या, ये जो उपनिषद की संख्या है वैसे तो मानी जाती है, ये कितनी है, उपनिषद की संख्या 108 मानी जाती है। कितनी है, 108 मानी जाती है। लेकिन जो प्रमाणिक उपनिषद हैं 13 हैं, ये
प्रमाणिक उपनिषद 13 ही माने जाते हैं। अगली जो बात हम करेंगे यह किसकी करेंगे? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों, कट गया थोड़ा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान ये जो प्रथम मुसलमान था यह कौन था? इसकी जो बात हम करेंगे यह कोई और नहीं बल्कि अल-बरूनी था। अल-बरूनी था। ये पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अक्षरशः अध्ययन किया था। उपनिषद विषय वस्तु है, दर्शन का ये तो हो गया। ब्रह्मांड संबंधित है, ब्राह्मण संबंधित है, किससे? कर्मकांड से। ब्राह्मण संबंधित किससे माने जाते हैं? ब्राह्मण संबंधित माने जाते हैं कर्मकांड से। कर्म कांड से। अगली जो बात हम करेंगे यह है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ये कौन सा वेद है? तो इसी को हम कहेंगे यह है ऋग्वेद। कौन सा है दोस्तों? सबसे प्राचीन वेद जो माना जाता है यह कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद माना जाता है। सॉरी, सबसे प्राचीन वेद जो माना जाता है यह कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद जो है। अगली जो बात हम करेंगे, हाँ इसी में थोड़ा बता देते हैं कि इस ऋग्वेद में यदि पूछ दे कि सूक्तों की संख्या कितनी है तो सूक्तों की संख्या ये सूक्तों की संख्या यदि इसमें पूछ दे तो इसमें जो सूक्तों की संख्या है ये कितनी है? 1028 है। 1028 इसमें क्या है? सूक्तों की संख्या है। इसको हम बादल टाइप का बना देते हैं, यानी कि सूक्तों की संख्या ऋग्वेद में कितनी है? ये 1028 है। अगली जो बात हम करेंगे यह है कि गद एवं पद वाला वेद है। गद एवं पद वाला वेद है। कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में पढ़ा जाता है? तो इसको हम कहेंगे कि गद एवं पद में पढ़े जाने वाला वेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद माना जाता है। अगली बात हम जो करेंगे यह है सतपर ब्राह्मण संबंधित है। सतपथ ब्राह्मण संबंधित है। सतपथ ब्राह्मण संबंधित है।
यह किससे है? जो शतपथ ब्राह्मण ये जो संबंधित है यह भी यजुर्वेद से है। यजुर्वेद से है। अगली जो बात हम करेंगे यह करेंगे तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। ये तंत्र मंत्र युक्त संग्रहित जो वेद है यह माना जाता है कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद जो माना जाता है ये तंत्र मंत्र से युक्त माना जाता है। अगला है भारतीय संगीत का जनक कौन है? भारतीय संगीत का जनक वेद, जो भारतीय संगीत का जनक वेद माना जाता है यह है सामवेद। सामवेद यह भारतीय संगीत का जनक वेद माना जाता है। अगला है गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र लिया गया है। यह जो गायत्री मंत्र लिया गया है यह ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में यहीं फिनिश करता हूं। जो आज का मेरा ये वीडियो था, यह वीडियो था प्राचीन भारत का प्रथम भाग जो था। यह वीडियो खास करके उन युवाओं के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगी जो कि आने वाले इस 15 और 16 अक्टूबर को पेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और किसी इसके सिवा कोई भी ऑल वनडे का एग्जाम देंगे उनके लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगी। खास करके आरओ लोअर पीसीएस में भी कार्य करेगी, ऑल वनडे एग्जाम में सब में कार्य करेगी, पुलिस सिपाही में कार्य करेगी, दरोगा में कार्य करेगी। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो ये क्लास में लेके आ रहा हूँ यह स्पेशल यूपी पेट के स्टूडेंटों के लिए लेके आ रहा हूँ कि आप लोग के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ दोस्तों। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। फिर मैं अपने अगले वीडियो में आपको अच्छा टॉपिक लेकर के आता हूँ। इसके लिए आपसे तब तक मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ। जय हिंद, गुड नाइट दोस्तों।